जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है भारत का मैदान। वैसे तो मैदानी क्षेत्र हम लोग जानते हैं कि सिर्फ उत्तर भारत में है, ठीक, लेकिन हम लोग देखते हैं कुछ तटीय क्षेत्रों पर भी जो मैदान है उसके बारे में, और कुछ जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि यह जो हमारा भारत है, इस भारत में जो नदी का निर्माण हुआ है वह मुख्य रूप से किससे हुआ है? वह मुख्य रूप से हुआ नदियों से। जैसे इधर सिंधु नदी प्रवाहित होती है, तो इधर से क्या होता है? सिंधु नदी तंत्र से, सिर्फ सिंधु नहीं, सिंधु और उसके सहायक नदियों के तंत्र से। इधर गंगा और उसकी सहायक नदी के तंत्र से मैदान का निर्माण हुआ है, और इधर ब्रह्मपुत्र नदी के से जो है से असम का जो मैदानी क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ है, ठीक। और इधर क्या, इधर तो समुद्री क्षेत्र है, तो इधर समुद्र के बगल में जो किनारा क्षेत्र है वो भी क्या होगा? तटीय मैदान का क्षेत्र होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, जो हम लोग जानते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में, कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, और इसके नीचे यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ पे क्या है? मालवा का पठार एमपी की साइड पड़ता है, और इधर झारखंड के साइड इधर आ जाइए तो यहाँ पे है छोटा नागपुर का पठार, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे क्या है? हिमालय है, ठीक। अब हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, जो प्रवाहित होती है, उससे क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? दो प्लेटों के बीच जो अवसाद थे, उस अवसाद से क्या होता है? जमा होते होते क्या होता है? उससे निर्माण हुआ। तो नदी द्वारा जो अवशेष लाए गए, उस अवशेष से ही क्या होता है कि क्या बोलते हैं, मैदान का निर्माण हो गया। अब वह जो पूरे मैदान का जो निर्माण हुआ, तो वो सभी कैसे हुआ? नदी से। अब यहाँ हिमालय का क्षेत्र है, तो यहाँ नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है, देखिए पहले एक बात समझ लेते हैं। देखिए, यह हिमालय है, सॉरी, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है सो यहाँ पंजाब से लेकर के और असम, पंजाब से लेकर के क्या है? असम तक फैला हुआ है, ठीक। और इसका देखिए, इसका विस्तार कहाँ से? पंजाब से असम तक है, पूरब से पश्चिम, इधर पूरब, इधर से पश्चिम, या पश्चिम से पूरब कहिए, 3200 किलोमीटर तक यह क्या है? फैला हुआ है। और उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई देखते हैं, चौड़ाई की बात करते हैं, तो कहीं 150 से लेकर, इधर चौड़ाई कम है, इधर ज़्यादा है, 150 से लेकर के 300 किलोमीटर तक क्या है इसकी चौड़ाई है। और इसका टोटल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्या है इसका टोटल क्षेत्रफल है। और यहाँ पे जो भारत की जो आबादी है, लगभग 60% आबादी इसी मैदानी क्षेत्र पे रहती है, ठीक। अब देखिए कुछ बात हम लोग करते हैं कि अच्छा चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे क्या है? इधर हिमालय है, यहाँ क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान, इधर क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, और यहाँ क्या है? तटीय मैदान, ठीक। और यहाँ पे क्या है? तो राजस्थान के पास जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो रहा ये। अब देखिए, जो भारत में जो विशाल मैदान का निर्माण हुआ नदियों से, ये हम लोग समझ गए। तो पंजाब, थोड़ा राजस्थान का क्षेत्र, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड नहीं है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और असम का क्षेत्र है, ठीक। और तटीय क्षेत्र में क्या देखा गया है कि यह गुजरात का तटीय मैदान, यहाँ कोंकण का तटीय मैदान, ये कर्नाटक का तटीय मैदान, और इधर मालाबार का तटीय मैदान, ठीक। यह क्या है? पश्चिमी घाट पे, पश्चिमी क्षेत्र में क्या है? तटीय मैदान का क्षेत्र, यही सब है। और पूर्वी क्षेत्र में कौन सा है? बैगा तटीय मैदान, उत्कल तटीय मैदान, आंध्र तटीय मैदान और कोरोमंडल तटीय मैदान। यह सभी मैदान क्या है कि यह सभी मैदान पश्चिमी तट पे, पश्चिमी घाट की ओर, यह सभी क्या है? तटीय मैदान है। और पूर्वी घाट की ओर ये सभी तटीय मैदान है, ठीक। इसी उत्तर भारत के मैदान को, जैसे हम लोग हिमालय में पढ़े थे, हिमालय में क्या किया था? नदी के आधार पे क्या इसका विभाजन किया गया था? तो कहते हैं पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक। उसी तरह इस उत्तर भारत में विशाल मैदान का भी क्या किया गया? कुछ विभाजन किया गया। ऊपर वाले भाग को मध्यवर्ती भाग और निम्न स्तर के भाग, ठीक। ऊपरी मैदान, मध्यवर्ती मैदान, निम्न मैदान। तो इस तरह से क्या किया गया? इसका भी क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले अभी हम लोग कुछ बात समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है? ये कोई क्या है? पर्वत, ठीक। अब यहाँ इस पर्वत से ये नदी निकली, ठीक ना। अब मान लीजिए कि
इस तरह से, ठीक। यहाँ से कोई क्या करी, नदी प्रवाहित हुई, देखिए यहाँ से क्या हुई, नदी प्रवाहित हुई, ठीक। नदी प्रवाहित होने के बाद यह जो नदी, जो पर्वत का जो तटीय क्षेत्र होता है, यहाँ जो किनारा बोलते हैं या पद तटीय क्षेत्र पद तटीय बोलते हैं, मतलब क्या, चरण जो होता है, जो यह जो इसका सबसे निचला स्तर होता है, यहाँ पे क्या होता है कि यह जो नदी होती है, तो नदी क्या करती है, ऊंचाई से गिरती है। तो ऊंचाई से जब नदी गिरती है तो अपने साथ साथ कितने सारे पत्थर कंकड़ भी साथ ले आते हैं। अब इस दौरान क्या होता है, जब कई सारे पत्थर कंकड़ सब जब साथ लेकर के आते हैं, तो इस दौरान क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक। इस रूप में क्या होता है, बहुत सारे कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ इकट्ठे होने के बाद क्या होता है कि जो पानी जो गिरती है वह क्या होता है, क्योंकि यह बड़े बड़े रूप में, बड़ी भारी और बड़े बड़े रूप आकार में होते हैं यहाँ पत्थर, तो ये सभी पत्थर क्या होता है कि आगे नदी, जब देखिए नदी ऊपर से नीचे गिरी तो उसमें क्या होती है, प्रवाह ज़्यादा होती है, तो यह बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे गिरती है, तो बहुत सारे अपने साथ अवसाद ले आती है। अब क्या होता है, जो इससे हल्का होता है वह अब यहाँ आने के बाद क्या होता है, नदी थोड़ी धीमी पड़ जाती है। अब क्या होता है कि जो हल्का फुल्का जो ले जाने वाला होता है प्रवाहित, उसी को सिर्फ बहा के ले जाती है और भारी भरकम को यहीं रहती है। तो यहाँ क्या होता है कि जब कंकड़ पत्थर होने के बाद क्या होता है कि जब पानी जब गिरती है नीचे, तो यह पानी यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, जैसे हम लोग गाँव घर में देखते हैं कहीं पे गिट्टी रखा होता है। सपोज कीजिए कि रेलवे ट्रैक पे जो गिट्टी रखा होता है, अगर उस गिट्टी पे अगर हम लोग कितना भी पानी डालें तो क्या पानी हम लोग को दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। वह पानी क्या होगा उस पत्थर के सबसे निचले हिस्से पर क्या करेगा, कहीं ना कहीं जाकर टकरा के बाहर निकलेगा। तो ठीक उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे जो पानी होती है, यहाँ पे जो पानी गिरती है, यह पानी इस क्या होता है, इस कंकड़ पत्थर के ऊपर से दिखाई नहीं देती है, यह कहाँ चल जाती है, ये मान लीजिए कि यह जमीनी हिस्सा है, तो यह क्या जमीनी हिस्सा से होते हुए कहाँ पे आती है, बाहर निकलती है। अब मान लीजिए कि यह कंकड़ का क्षेत्र, मान लीजिए कि यहाँ तक है, ठीक ना, यहाँ तक कंकड़ का क्षेत्र, तो पानी कहाँ पे दिखाई देगी, गिरेगी तो यहाँ, लेकिन दिखाई कहाँ पे देगी, यहाँ पे क्यों दिखाई देगी, क्योंकि यह पथरीला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी को कहा जाता है भावर, ठीक, इसी को कहा जाता है भावर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद जल जो है सो यहाँ पे आने के बाद क्या होती है, यहाँ तो दिखाई नहीं देती, यहाँ आने के बाद नदी थोड़ा देर के लिए यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे नदी जब इकट्ठा होती है तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ से जो है सोचती है कि नदी अब किधर प्रवाहित किया जाए। कहने का मतलब अगर बहुत सारा क्षेत्र है नदी, क्या बोलते हैं, कंकड़ पत्थर का, तो नदी क्या होती है, सब ऐसे इस तरह से अलग अलग क्षेत्र से कहीं जिसको जगह मिला वहाँ से निकलती है, लेकिन फिर इकट्ठा कहाँ होती है, एक जगह। जब इकट्ठा होती है तब यहाँ आने के बाद फिर क्या होती है, जहाँ ढलान हुआ फिर वहाँ पे क्या होती है, एक डायरेक्शन में सभी क्या होती है, नदी निकलती है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा डायरेक्शन इसका क्या होता है, सबका अलग अलग हो जाता है, कोई इधर कोई इधर निकला। लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या होती है, नदी फिर इकट्ठा होती है और यहाँ से इकट्ठा होने के बाद फिर एक धारा में सभी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे जब नदी इकट्ठा होती है ना, तो यहाँ का क्षेत्र को क्या करती है, इधर के आसपास के क्षेत्र को क्या करती है, दलदली जैसा बना देती है। मतलब नमी इकट्ठा होने के कारण क्या होता है, यहाँ की जमीन नमी युक्त हो जाती है, इसलिए इधर के क्षेत्र को कहा जाता है तराई। नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तराई, ठीक। और इसके बाद नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक। तो इसके बाद नदी प्रवाहित होती है तो नदी क्या करती है, जो हल्के फुल्के कण होते हैं, अवसाद होते हैं, उसी को सिर्फ प्रवाहित लेकर करके ले जा सकती है, अन्यथा इस भारी भरकम पत्थर कंकड़ को नहीं ले जा सकती है, ठीक। तो उसी तरह क्या होती है कि यह जो नदियाँ जो उत्तर मैदान में देख रहे हैं, उत्तर भारत में जो हिमालय पर्वत या जो भी नदियाँ निकलती है, वह सभी क्या करती है कि अपने साथ साथ कुछ ना कुछ अवसाद लेकर के आती है। अब देखिए यह जो नदी जब आगे बढ़ी तो आगे बढ़ने के बाद क्या होता है कि यहाँ समझिए, नदी आगे बढ़ी। अब नदी आगे बढ़ने के बाद क्या होता है कि हम लोग एक बाढ़ नामक एक शब्द सुनते हैं कि बाढ़ हमेशा आती रहती है। तो यह जब नदी जब प्रवाहित होती है, जब आगे बढ़ती है, तो इस बीच क्या होता है कि जब नदी का जो क्षेत्र है, मान लीजिए कि नदी इस धारा में प्रवाहित होती है, ठीक ना। जब नदी में जब देखते हैं कि पानी का जलस्तर जब बढ़ता है, तो नदी का जब जलस्तर बढ़ता है ना, तो नदी क्या करती है कि अपने साथ साथ जब नदी तेजी से बढ़ेगी ना, तो अपने जगह को क्या करेगी और मतलब गहरीला करते जाएगी, ठीक ना। और आसपास के क्षेत्र क्या होता है, उसका विस्तार होता है। तो यह जब नदी अपने धारा में जब प्रवाहित होती है, जब इसका जलस्तर बढ़ता है, तब क्या होता है कि यह जो आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, ये जो आसपास का क्षेत्र होता है, इस नदी धारा के आसपास का क्षेत्र, यह क्षेत्र पर क्या होती है,
पानी, जैसे बाढ़ के समय हम लोग देखते हैं ना गांव घर में क्या होता है कि पानी का जब जलस्तर बढ़ता है तो देखते हैं कि हम लोग गांव घर में क्या होता है बाढ़ आ जाता है। तो ठीक वही समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ हमारा घर है और नदी का जलस्तर बढ़ा तो क्या हुआ, हमारे घर तक पानी आ गया। तो यह जो घर तक पानी आ गया तो देखते हैं कि हम लोग गांव में सुनते हैं कि बाढ़ आना भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बाढ़ जब आती है तो अपने साथ साथ बहुत सारे उपजाऊ, मतलब वो वहाँ की ज़मीन जो होती है वो थोड़ी उपजाऊ हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि यह जब जलस्तर बढ़ेगी तो अपने साथ साथ कई क्या करती है, मिट्टी को भी ले आती है, कई कई प्रकार की मिट्टी को ले आती है, कई अवसाद को ले आती है। तो इस कारण क्या होता है कि यहाँ की मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है। अब चूंकि यहाँ पे समय हर समय मतलब समय समय पर यानी वर्ष में साल भर हमेशा हर साल क्या करती है कि यहाँ पे जब नदी अपने साथ साथ बहुत क्या बोलते हैं जल लेकर क्या बोलते हैं मिट्टी लेकर के आती है। तो यहाँ की मिट्टी जो होती है दोनों साइड में जो हम लोग मिट्टी देख रहे हैं रेड कलर में, यह मिट्टी क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है। और इसी उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर। ठीक, और इसी उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ क्या होती है कि जहाँ पे नदी का जलस्तर क्या होता है कि हमेशा नहीं आता है, कभी कभार आता है, तो उसी को कहा जाता है बांगर। जैसे यहाँ का जो क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए कि नदी का जलस्तर यहाँ तक बढ़ा, लेकिन कभी कभी बाढ़ सुनते हैं कि बहुत सारे इलाकों में बाढ़ आया, तो कभी कभी बाढ़ के जलस्तर कहाँ तक आती है, यहाँ तक बढ़ जाती है। ठीक, यहाँ तक बढ़ जाती है। तो यहाँ तक जो बढ़ती है ना, तो ये वाला जो एरिया होगा ना, ये होगा बांगर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक साल बाढ़ आती नहीं है, और हर एक साल बाढ़ नहीं आती तो हर एक साल क्या होती है, जमीन वही का वही रहेगा, उसमें उर्वरा शक्ति बढ़ेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ हर एक साल क्या होती है, बाढ़ आती है। बाढ़ अपने साथ कई तरह के मिट्टी भी ले आती है। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ की भूमि क्या होता है, उपजाऊ होता है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, खादर, और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बांगर। ठीक, तो देखिए मिट्टी के क्षेत्र को हम लोग बाद में देखेंगे कि मिट्टी का कौन कौन सी मिट्टी का क्षेत्र बढ़ता है। अभी यहाँ पे क्या किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो देखिए अभी यहाँ पे बात क्या करना है, यह जो उत्तर बेसाल का मैदान है, ठीक, तो इसको किस रूप में बांटा गया है, तो इसको देखिए, इसको 3 रूप में बांटा गया है। एक तो सिंधु नदी तंत्र के रूप में समझिए, ठीक, दूसरा समझिए गंगा नदी तंत्र, और तीसरा समझिए ब्रह्मपुत्र। ठीक, अब सिंधु नदी के तंत्र के रूप में किसको बांट रखा गया है, तो सिंधु नदी तंत्र के रूप में कहिए, सिंधु का मैदान कहिए या पश्चिमी मैदान कहिए, सब एक ही है। अब इस सिंधु मैदान में जो है सो किसको रखा गया है, तो एक हो गया पंजाब, हरियाणा, और हो गया राजस्थान, थोड़ा सा राजस्थान। यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये क्षेत्र जो है सो किसके हिस्से में आता है, इसको सिंधु का मैदान भी बोलते हैं, पश्चिमी मैदान भी बोलते हैं, और सिंधु नदी तंत्र के द्वारा भी जो मैदान का निर्माण हुआ वही हो गया। अब देखिए गंगा नदी मैदान के तंत्र में किसको रखा गया है, तो उसमें आता है यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक, सबसे बड़ा जो मैदानी जो हिस्सा जो तैयार करता है किस से होता है, गंगा नदी तंत्र से। और ब्रह्मपुत्र में कौन आता है, ब्रह्मपुत्र में आता है असम। ठीक, अब देखिए इस रूप में तो मैदान का निर्माण किया गया है, लेकिन इसके साथ ही और भी क्या किया गया है कि एक नदी जो आती है, अब यह का पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक, अच्छा एक बात और बताइए, जहाँ पे नदी हमेशा इकट्ठा होगी तो वहाँ का ज़मीन क्या हो जाएगा, थोड़ा नमी हो जाएगा। वहाँ की ज़मीन क्या होगी, जो बज्जर मतलब जिसको कठोर बोलते हैं, वो क्या होगी, थोड़ी मुलायम हो जाएगी। अब देखिए यह नदी तंत्र हम जब देख रहे हैं, जब सिंधु नदी, देखिए सिंधु नदी ये यहाँ से प्रवाहित होती है, ये सिंधु नदी। ठीक, जब सिंधु नदी प्रवाहित होती है तो जब मान लीजिए कि यह सिंधु नदी है, ठीक, चिनाब नदी, सतलुज नदी, ठीक, ब्यास नदी, तो जब नदी प्रवाहित होती है तो नदी के आसपास का जो इलाका होगा, जो क्षेत्र होगा, यह क्षेत्र भी क्या होगा, नमी युक्त होगा। मतलब क्या है कि इस पर खेती करने योग्य जमीन बन जाएगा, क्योंकि नदी है। तो नदी के बगल में के जो क्षेत्र होता है, जैसे देखिए, जैसे देखिए ये सतलज नदी निकली, ये सतलज नदी और ये ब्यास नदी, तो ये दोनों नदी है। तो दोनों नदी के बीच का जो क्षेत्र बन गया, इस दोनों नदी के बीच के क्षेत्र को, जो उपजाऊ भूमि होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं दोआब। दो नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दोआब। अब देखिए तो इस तरह क्या होता है कि नदी तो हर जगह ऊपर में क्या, उत्तर में क्या नदी बहुत सारा है, तो जितना नदी है तो उसके हिसाब से क्या बनेगा, द्वाब बनेगा। और द्वाब का मतलब क्या हुआ कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि। ठीक ना, उत्तर भारत का विशाल मैदान, क्यों
इसको क्या बोलते हैं, बहुत उपजाऊ जमीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहुत प्रभावित होती है, ठीक है। और यह जमीनी स्तर है, यह सभी क्या है, पर्वतीय स्थल है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि कौन कौन से दोआब क्षेत्र हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और वो कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और एक बार इसको बारे में पढ़ते हैं। चलिए, उससे पहले, इसको मिटाने से पहले अभी हम लोग क्या समझते हैं, एक चीज़ और समझ लेते हैं हम लोग। जब इसी मैप में हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं, वह क्या समझना है, तो देखिए ये क्या है, तो ये हो गया अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक। यह हो गया अरावली पर्वत श्रेणी, और इस अरावली पर्वत श्रेणी के इधर क्या है, तो इधर है मरुस्थल। हम लोग रेगिस्तान वाला मरुस्थल पढ़ते हैं। देखिए, मरुस्थल भी दो भागों में बांटा गया है। भारत में मरुस्थल कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन सा मरुस्थल, तो एक होता है तो शुष्क मरुस्थल, दूसरा होता है शीत मरुस्थल, ठीक। शुष्क और शीत मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल कौन सा हुआ, तो देखिए मरुस्थल को 2 रूप में बांटा गया है, एक शुष्क और दूसरा शीत मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल कौन सा हुआ, शीत मरुस्थल क्या होता है, देखिए शुष्क मरुस्थल क्या होता है, जो सूखा हुआ है, और शीत मरुस्थल मतलब शुष्क मरुस्थल मतलब सीधा समझिए बालू वाला क्षेत्र, और शीत मरुस्थल मतलब क्या होता है, बर्फ वाला क्षेत्र। तो अब देखिए 1 मिनट में समझ जाइएगा शीत मरुस्थल क्या होता है, शुष्क मरुस्थल। देखिए, यह ऑक्साइड चिन्ह का क्षेत्र हो गया, सॉरी पीओके का क्षेत्र हो गया, और यह जो क्षेत्र हो गया यह ऑक्साइड चिन्ह का क्षेत्र हो गया, ठीक, ऑक्साइड चिन्ह का क्षेत्र हो गया, ठीक। अब यहीं पे क्या होता है, यहाँ से यहाँ जो लेह का क्षेत्र है, यह लेह का क्षेत्र जो क्या होता है, बर्फीला, मतलब यह पूरा जगह पूरा, जैसे रेगिस्तान में क्या होता है, सिर्फ आपको बालू ही बालू दिखाई देगा, ठीक उसी तरह इस लेह वाले क्षेत्र में क्या होता है, सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगा, इसलिए उसको कहा है शीत मरुस्थल, ठीक ना, क्योंकि सीधा यहाँ पे क्या है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। और यहाँ रेगिस्तान वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, यह बालू वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ बालू ही बालू है, ठीक। अच्छा, इसके इधर क्या है, इसके इधर क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी क्या है, रेगिस्तान का क्षेत्र। अब देखिए अरावली जो पर्वत श्रेणी है, यह जो अरावली पर्वत श्रेणी है, इसी अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में क्या है, रेगिस्तान का क्षेत्र है, और मतलब अरावली के पश्चिम में रेगिस्तान का क्षेत्र है, और यह पाकिस्तान का जो है सो पूर्वी क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तो यह यहाँ से क्या, ये इधर तो पाकिस्तान हो गया, इधर क्या हो गया, ये वाला, ये, ठीक, ये तो अपना इंडिया है, इधर का क्षेत्र क्या हो गया, पाकिस्तान का, ये वाला क्षेत्र हो गया रेगिस्तान, मतलब अपना भारत का, ठीक ना। अब देखिए इधर ही क्या है, इस रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, थार रेगिस्तान। भारत में जो है इसको थार रेगिस्तान, इधर पश्चिम में क्या बोलते हैं, पाकिस्तान पूर्वी रेगिस्तान है, बलूचिस्तान इधर है। तो भारत का जो रेगिस्तान क्षेत्र है, यह अरावली पर्वत से क्या होता है कि बहुत सारे प्राकृतिक रूप से, जैसे वर्षा, वायु, ठीक ना, तो क्या होता है कि यह जो पर्वत श्रेणी है, इसी के कटाव से क्या होता है कि इससे क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का निर्माण हुआ। अब देखिए इस रेगिस्तान में, इसको भारत का एकमात्र शुष्क रेगिस्तान वह कौन सा है, थार रेगिस्तान। और इस थार रेगिस्तान पे किस चीज़ की वनस्पति सबसे ज़्यादा मिलती है, तो वह मिलती है नागफनी, खजूर, इस तरह की वनस्पतियाँ क्या होती है यहाँ पे मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, नमी तो मिलती नहीं है। यहीं पे क्या होती है, एक लूनी नदी चलती है, एक लूनी नदी है, लूनी नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, ठीक ना। और यह नदी को, इस नदी को क्या कहता है, भूमि बंधित नदी कहा जाता है, क्योंकि यह नदी भी क्या होती है कि यह नदी जल में ही लुप्त, मतलब सॉरी जमीन में ही क्या होती है, कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। यह नदी कहीं से अरब सागर में नहीं गिरती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कहा जाता है कि कच्छ के क्षेत्र में आकर के यह विलुप्त हो जाती है। और यह जो लूनी नदी है, यह लूनी नदी भूमि बंधित क्या है, नदी है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, 5 सेंटीमीटर से भी कम क्या होती है, औसत वर्षा होती है, इसलिए क्या पता है यहाँ पे रेगिस्तानी क्षेत्र है। और यहाँ पे रेगिस्तानी होने का एक और रीज़न क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे सॉरी वर्षा कम होने का, कि यहाँ पे जो मानसून आती है, तो मानसून जब आती है ना, तो यहाँ पे कुछ जो यह जो अरावली पर्वत श्रेणी है, यह क्या करती है, यह इसका अगर इस रूप में रहता तो
यहाँ से जब आता कोई भी मानसून तब तो क्या होता है, इसे टकरा करके वर्षा होती, लेकिन यह किस रूप में है, तो यह इस रूप में है, तो क्या होता है कि इसको पास करते हुए यह कहाँ पे चलाते हैं, हिमालय श्रेणी से टकराती है, तब यहाँ वर्षा होती है। इसीलिए क्या होती है, यहाँ पे बारिश नहीं होती, क्योंकि इसका इस मानसून को अवरोध रोकने के लिए कोई यहाँ पे पर्वत शिखर नहीं है। ठीक, तो चलिए हम लोग रेगिस्तान का क्षेत्र भी देख लिए और क्या बोलते हैं तटीय क्षेत्र भी देख लिए, पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय। अब हम लोग उत्तर भारत का जो द्वाब का क्षेत्र होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो एक उसके बारे में हम बनाते हैं मैप, उसके बाद हम लोग समझेंगे उसके बारे में। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, ये कुछ हम लोगों ने द्वाब क्षेत्र बनाया है, मतलब दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, द्वाब क्षेत्र। अब देखिए यहाँ जो चलती है, जो कश्मीर का क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस कश्मीर के क्षेत्र में क्या, यहाँ पे जो सेब का उत्पादन होता है, जो केसर का उत्पादन होता है, वो सभी कैसे होता है। तो यह जो क्या होता है कश्मीर के क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे जो यहाँ से जैसे ये सिंधु नदी निकली, ये सिंधु नदी निकली, ठीक, और ये कौन सी नदी है, झेलम नदी। तो इन दोनों नदियों के बीच के क्या है कुछ क्षेत्र जो बनते हैं, उसी क्षेत्र में क्या होती है कृषि, थोड़ा बहुत जो क्या होता है कृषि होती है। तो यहाँ पे जो ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को कहते हैं सिंधु सागर का द्वाब क्षेत्र। ठीक ना, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सिंधु सागर का द्वाब क्षेत्र इसको कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इस झेलम नदी और ये है चिनाब नदी, इन दोनों नदियों के बीच जो द्वाब का क्षेत्र बनता है उसको बोलते हैं चाज। ठीक, यहाँ चिनाब और ये कौन सी नदी है, तो ये नदी है रावी नदी। चिनाब और रावी नदी के मध्य जो द्वाब क्षेत्र बनता है उसका नाम है रचना। ठीक, अब इस रावी नदी और इस ब्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र बनता है उसको क्या बोलते हैं, बारी। देखिए सभी नाम से ही बना हुआ है, ब से ब्यास, र से रावी, बारी। ठीक ना, ये कहाँ गया, चाज, च से चिनाब, झ से झेलम, चिनाब झेलम बन के बना है। ठीक, ब्यास नदी और यहाँ सतलज नदी, ब्यास और सतलज नदी के बीच, एक मिनट इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम है बिस्त। ठीक, बिस्त क्या है, द्वाब क्षेत्र बनता है। ठीक उसी तरह क्या है कि जो उत्तर भारत में क्या है, बहुत सारे जो गंगा नदी का जो जलतंत्र है, उससे क्या होता है कि जैसे मेन रूप से समझिए ना ऐसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया मान लीजिए यूपी, ये हो गया बिहार और ये हो गया पश्चिम बंगाल, झारखंड तो नीचे है। अब देखिए यह जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो द्वाब क्षेत्र बनता है ना, कुछ वो इस तरह का बनता है। इसमें कुछ राजस्थान का क्षेत्र भी आ जाता है, हरियाणा का भी क्षेत्र आता है, कुछ राजस्थान का भी क्षेत्र आता है। तो इस रूप से जब द्वाब क्षेत्र बनता है, और जो दूसरा जो द्वाब क्षेत्र बनता है वो इस रूप से बनता है। इसमें उत्तर प्रदेश का कुछ पूर्वी भाग और पश्चिम बंगाल का बिहार का क्या है, कुछ पश्चिमी भाग और फिर कुछ जो द्वाब क्षेत्र बनता है वो इस रूप में बनता है, जिसमें बिहार का कुछ पूर्वी भाग और पश्चिम बंगाल पूरा आता है। तो इस तरह से जो क्या होता है, कुछ नदियों के आधार पर जो द्वाब क्षेत्र बनाया है उसमें क्या समझना है कि यह गंगा और यमुना नदी के बीच के जो द्वाब क्षेत्र बनता है उसको गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, और यहाँ देखिए रामगंगा और गोमती, ये रामगंगा और ये रहा गोमती, इन दोनों के बीच जो द्वाब क्षेत्र बनता है जो उसको बोलते हैं रुहेलखंड का द्वाब क्षेत्र। ठीक, ये गोमती और उसके बाद देखिए गोमती और घाघरा के बीच क्या बनता है, अवध। गोमती और घाघरा, ये गोमती और ये घाघरा, तो इस दो नदियों के बीच का जो द्वाब क्षेत्र बना उसको क्या बोलते हैं, अवध। अवध कहाँ पड़ता है, तो पड़ता है यूपी में। तो यह जो यूपी पड़ा, ठीक, तो यह क्या हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक, और यहाँ देखते हैं घाघरा और गंडक, ये घाघरा और ये गंडक, इस घाघरा और गंडक के बीच का जो द्वाब क्षेत्र बनता है उसको वह पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी यूपी का द्वाब क्षेत्र बनता है। और इसी पूर्वी यूपी के बाद यहाँ से ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा हिस्सा किस में आता है, देखिए जो द्वाब क्षेत्र है ना उसको 3 भागों में बांटा गया। देखिए उसमें क्या होता है, एक जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ऊपरी द्वाब क्षेत्र या फिर ऊपरी मैदान बोल सकते हैं। उसके बाद बीच के बोलते हैं मध्यवर्ती और नीचे का बोलते हैं निम्न। ठीक, तो इसी तरह क्या है कि यहाँ गंडक है, गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच क्या आता है, सारण का बनता है। और यहाँ पे क्या है, देखिए सारण के ये मिथिला का, ठीक ना, बूढ़ी गंडक और
कोसी के बीच, कोसी और महानदी के बीच क्या बनता है, पश्चिम बंगाल का दोआब क्षेत्र बनता है। ठीक, और ये असम तो है, यहाँ से ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आई तो ये क्या है, असम का दोआब क्षेत्र यहाँ पे बनता है। तो इस तरह से क्या होता है कि नदियों के आधार पर, नदियों के जलतंत्र के आधार पर क्या होता है, कुछ नदी का विभाजन, वो क्या बोलते हैं, दोआब क्षेत्र बनता है। और इस दोआब क्षेत्र होता है कि यहाँ बहुत भूमि क्या होती है कि यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ होती है। अब इसी भूमि पर क्या होती है, कुछ जैसे हिमालय का जो पथरीला क्षेत्र है, यहाँ इसी आधार पर यह क्या होती है कि दोआब क्षेत्र पर ही क्या होती है, कुछ कृषि का कार्य किया जाता है। और यह मैदानी क्षेत्र क्या है, यहाँ तो पूरे कृषि का कार्य किया जाता है। इसलिए पूरे भारत का लगभग 60% आबादी कहाँ आती है, उत्तर भारत में। और यहाँ पर असम में कुछ क्षेत्र में क्या होती है, दोआब का क्षेत्र बनता है। ठीक, तो देखिए अभी हम लोगों ने भारत के मैदान में हम लोगों ने रेगिस्तान का क्षेत्र देख लिया, राजस्थान का। ठीक, तटीय क्षेत्र में देख लिया, बैगा तट और मालाबार तट, मालाबार मैदानी क्षेत्र, ठीक ना, कोरोमंडल का, ये सभी हम लोगों ने देख लिया। अब भारत का जो नदी तंत्र के आधार पर जो विभाजन किया गया था, जो दोआब क्षेत्र जो कुछ बन रहे थे, उसका भी हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक, कौन कौन से नदी तंत्र के आधार पर कौन कौन से दोआब क्षेत्र बन रहे हैं। ठीक ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।